Hello students, in this video of microeconomics, we will discuss meaning of returns to a factor and law of increasing returns to factors. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे meaning of returns to a factor. When one factor is increased and other factors are kept fixed, the resultant increase in the total product is returned to a factor. जब हम एक फैक्टर को बढ़ाते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स रखते हैं तो जो रिजल्टेंट इंक्रीज है टोटल प्रोडक्ट में उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न टू अ फैक्टर. अब मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या कहता है? इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कोऑपरेटिव वर्किंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. अब हम सभी को पता है प्रोडक्शन कैसे होता है, जब बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज. द लॉ ऑफ रिटर्न्स come into operation because of the variability in the proportions in which the different factors of production are combined together for the purpose of production. जो लॉ है, द लॉ ऑफ रिटर्न्स कब आता है ऑपरेशन में? जब वेरिएबिलिटी आती है इन दी प्रोपोर्शन इन विच डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड टुगेदर. मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन में हम लैंड लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज. When we combine the different factors of production in varying proportion, that is when an increase in the quantities of other factors while keeping the quantity of one particular factor constant, ठीक है, any of the following three situations may arise. जब हम कुछ क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं और कुछ को कांस्टेंट रखते हैं, तब तब कौन सा लॉ लगता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स लगता है. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस अराइज होती हैं. तो पहली सिचुएशन क्या है? द टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन द क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स. जो फैक्टर्स हमने इंक्रीज करे हैं उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ग्रेटर क्वांटिटी से इंक्रीज हो गया है. बी, द टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज एग्जैक्टली इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच द क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड. जो टोटल प्रोडक्शन है वो उतने से ही बढ़ रहा है जितने से हमने अदर फैक्टर्स को इंक्रीज करा है. थर्ड सिचुएशन क्या है? जो टोटल प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ है वो कम प्रोपोर्शन में हुआ है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन अदर क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स. ठीक है. द थ्री सिचुएशंस आर नोन एज. अब ये तीन सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? पहला, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिक्रीजिंग कॉस्ट्स. लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स या फिर कांस्टेंट कॉस्ट्स. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट्स. अब ये तीन सिचुएशंस हैं. जो तीनों सिचुएशंस ए बी सी थी, उन तीनों सिचुएशंस का क्या नाम क्या है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या फिर डिक्रीजिंग कॉस्ट. लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स दैट इज कांस्टेंट कॉस्ट. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स दैट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट. Some economists hold that there is only one law of production and that is law of diminishing returns. कुछ इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि केवल एक ही लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स ऑपरेट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. अब ये जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स है वो थोड़े समय के लिए ऑपरेट करता है और इवेंचुअली कौन सा लॉ ऑपरेट करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट करता है. इन अदर वर्ड्स, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स आर टेम्पररी फेजेस. मतलब इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है वो थोड़े समय के लिए ही अप्लाई होते हैं. लंबे समय तक कौन सा लॉ लगता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लगता है. According to John Robinson, the amount of one factor of production is kept fixed and the amount of other factors of production is increased, whereas Professor Benham advocates to keep the amount of other factors of production fixed and to increase the amount of one factor of production. Some other modern economists, Stigler, Bounding, also agree with keeping the amount of other factors of production fixed and increasing the amount of one factor of production.
but there is no difference in both the views because the main point is that some factors must be fixed and some factors must be variable. मतलब कोई भी प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं. फिक्स जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, सब फिक्स होते हैं. और वेरिएबल कैसे होता है? जैसे रॉ मटेरियल है और लेबर है. तो सबसे पहला क्या है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है? When we keep the quantity of a particular factor of production constant and increase the quantities of other factors of production, जब हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखते हैं और दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, द इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स. अब जो आउटपुट में इंक्रीज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करा है उसके कंपेरिजन में. इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. अब मार्शल क्या कहता है? एन इंक्रीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल जनरली टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑफ लेबर एंड कैपिटल. ठीक है. When an increased amount of any factor of production is devoted to a certain use, it is often the case that improvements in organization can be introduced which will make natural units of the factors more efficient so that an increase in output does not require a proportionate increase in the physical amount of factors. According to John Robinson, this tendency, like the law of diminishing returns, may apply equally to all the factors of production, but unlike the law of diminishing returns, it does not apply in every case. Sometimes increase of the factors will lead to improvement in efficiency and sometimes it will not. अब आपके पास क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डायग्राम. अब एक्सप्लेनेशन, किस लॉ का? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का एक्सप्लेनेशन क्या है? अंडर द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स द यूज ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट. देखो, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आप किस चीज़ का एडिशन कर रहे हो, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एडिशन कर रहे हो, वो चीज़ बता रहा है. ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो एफिशिएंसी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वो बढ़ रही है. ब्रिंग्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब एक्सटर्नली या इंटरनली खर्चा कम हो गया है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन ने बढ़ा दिया इसके कारण. या फिर इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ कॉन्स्टेंट एंड इनडिविजिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज या इनडिविजिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका बेस्ट यूज हो रहा है. अब इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा? जब ये इन चीज़ों में से कोई एक चीज़, ठीक है, कुछ भी चेंज आएगा तो उसके कारण क्या होगा? मार्जिनल एवरेज और टोटल आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा एक हायर रेट से. इट हैपन्स व्हेन द रेशियो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑप्टिमम. ये कब होता है? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम बेस्ट यूज़ में यूज़ कर रहे हैं. ऑप्टिमम यूज़ मतलब बेस्ट यूज़ कर रहे हैं. आफ्टर दिस पॉइंट द मार्जिनल आउटपुट एंड द एवरेज आउटपुट शुड बोथ स्टार्ट डिक्रीजिंग. इस पॉइंट के बाद जो मार्जिनल आउटपुट और एवरेज आउटपुट होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होने लग जाता है. द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट फंक्शनिंग. इस पॉइंट के बाद क्या होता है? जो आपका नेक्स्ट स्टेज है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, वो आने लग जाता है. तो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, टेबल में देखिए आप. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल आउटपुट पहले 10 था, फिर बढ़ा 25, फिर हुआ 47, फिर 77, फिर 112. मार्जिनल आउटपुट कितना है? 10, 15, 22, 30 और 35. और एवरेज 10, 12.5, 15.6, 19.2, 22.4. The above table shows that with every increase in variable factor, जितना हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं तो जो टोटल मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है. इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम वेयर एमपी एंड एपी कर्व्स गो अपवर्ड. देखो यहाँ पर एमपी और एपी कर्व क्या अपवर्ड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ठीक है. वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने के कारण एमपी और एपी कर्व इंक्रीज हो रहे हैं. तो वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाने के कारण जब एमपी और एपी कर्व इंक्रीज होते हैं तो ये कौन सा होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब
ये जो हमने ABCD पढ़ा है, इन सभी के कारण क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। मतलब इन सभी चीज़ों का हमें फ़ायदा मिल रहा है शुरू में। ठीक है, थोड़े समय के लिए होता है ऐसा। अब कंडीशंस या कॉजेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब कॉजेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, पहला क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू मेसर्स जॉन रॉबिन्सन, द मेन कॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज द इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनडिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी फैक्टर्स हैं आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो स्मॉल यूनिट्स में। द फैक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। लैंड, मशीन, इक्विपमेंट, मैनेजर, ये सब क्या इनडिविजिबल हैं, इन्हें आप स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल क्या है, सपोज an electricity generating plant has a capacity of 10 lakh kilowatt of power but it is being used to generate only 5 lakh kilowatt of power। मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट है, उसकी कैपेसिटी है वो 10 लाख किलोवाट पावर जनरेट कर सकता है, लेकिन अभी कितने जनरेट कर रहा है, केवल 5 लाख किलोवाट ऑफ पावर ही जनरेट कर रहा है। द फिक्स्ड कॉस्ट एज सच विल बी स्प्रेड ओवर 5 लाख किलोवाट ऑफ पावर। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे स्प्रेड होगी, 5 लाख किलोवाट ऑफ पावर पे स्प्रेड होगी। ठीक है, दस द फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोवाट आवर विल बी हाई, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इफ़ द जनरेशन पावर इंक्रीजेस टू 10 लाख किलोवाट, अगर जनरेशन बढ़ा दिया जाए 10 लाख किलोवाट पे, तो जो कॉस्ट है पर किलोवाट आवर वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। दस एज आउटपुट एक्सपैंड्स, जैसे आउटपुट बढ़ता है, जो फिक्स कॉस्ट है वो स्प्रेड हो जाएगी लार्जर आउटपुट पे, एंड द कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइंस, इससे क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स कम इनटू ऑपरेशन, इसके कारण कॉस्ट कम होने के कारण क्या हो जाएंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेशन में होने लग जाएगा। ठीक है, इफ विथ वन इंडिविजिबल फैक्टर द अदर वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड इन लेस क्वांटिटीज, अगर एक इंडिविजिबल फैक्टर के कारण बाकी सारे वेरिएबल फैक्टर्स को हम यूज कर रहे हैं लेस क्वांटिटीज में, द इंडिविजिबल फैक्टर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड properly, but when the variable factors are increased to a certain extent the indivisible factor is utilized properly। लेकिन अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा दें तो इंडिविजिबल फैक्टर को हम पूरी अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं, उसी कारण क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है और कॉस्ट कम हो जाती है, और इससे क्या होता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट करने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपने फिक्स्ड फैक्टर की पूरी कैपेसिटी को यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसके कारण क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मिलने लग जाएगा। ठीक है, फिर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, अगर सारे फैक्टर्स इजीली अवेलेबल हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, और जो प्रोपोर्शन है हर फैक्टर का वो हम आसानी से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट करेगा और प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा कुछ एक्सटेंट तक, और कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट करेगा। फिर क्या है, फिर इंटरनल इकोनॉमीज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर ऑल्सो ड्यू टू इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज के कारण क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। विच राइज इन अ पर्टिकुलर फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द फर्म, अगर कोई भी फर्म बढ़ती है, एक्सपैंड होती है, ठीक है, and are not shared by other firms operating in that industry। When a firm expands it can, जब भी कोई फर्म बड़ी हो जाती है तो उसको किस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन मतलब एक ही इंसान जब एक ही काम को बार बार करता है तो वो स्पेशलाइज हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वर्क भी डिवाइड हो जाता है। अगर बिजनेस बढ़ता है तो यूटिलाइजेशन होता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है, यूटिलाइजेशन होता है बाय प्रोडक्ट्स का और वेस्ट का। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लेटेस्ट और मॉडर्न मशीनरी और प्लांट लेकर आ सकते हैं। यूटिलाइज हम कर सकते हैं सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। परचेजिंग, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो रॉ मटेरियल भी कम रेट में मिल जाएगा, पावर लेबर भी इजीली मिल जाएगी। और अगर बोरो करना है फंड लॉन्ग टाइम के लिए तो चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। हम एक साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी पर। इस सब के कारण क्या आता है, इंटरनल इकोनॉमीज, जिससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड
इसके कारण क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज अराइज इन इंडस्ट्री एज अ होल, मतलब इंटरनल इकोनॉमी केवल एक ही इंडस्ट्री में होगी, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमी पूरी सारी इंडस्ट्रीज एज अ होल में होगी। ठीक है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बड़ी सी इंडस्ट्री के अंदर और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आती होंगी, वो सब आएंगी। ठीक है, जब कोई इंडस्ट्री एक्सपैंड होती है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फर्म्स कुड कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर वर्किंग अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट। दीज फर्म्स कैन सेल वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स एट फेवरेबल प्राइजेस। Special firms for supplying raw materials, tools, machinery, other auxiliaries may come into existence due to expansion of industry as a whole. देखो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। जब किसी एक बड़ी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होता है तो उसके अंदर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है साथ में उनका भी एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो उनको भी फायदा मिलता है एज अ होल। इंटरनल इकोनॉमीज में हम एक ही छोटी सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, तो वो एक छोटी इंडस्ट्री की बात हो रही है। लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमीज में सारी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, बड़ी और छोटी, बड़ी भी और जो बड़ी के अंदर छोटी छोटी आती हैं वो सब भी। ठीक है, तो उसके कारण भी क्या होता है, बहुत फ़ायदा मिलता है, सस्ती हो जाती चीज़ें, चीप हो जाता है, ट्रांसपोर्ट चीप हो जाता है। ठीक है, पूरी इंडस्ट्री एज अ होल क्या हो जाती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, पूरा इंडस्ट्री एज अ होल का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, स्कोप ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स विल ऑपरेट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कहाँ पर ऑपरेट होगा ये लॉ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, बिकॉज द रोल ऑफ मैन इज ग्रेटर देन द नेचर इन सच इंडस्ट्रीज। But this view is not correct. The operation of law is not due to the dominant role of man only, but certain other factors also influence which have been discussed above. The law of increasing returns applies to each sector so as long as the ideal proportion of factors of production exist there. ठीक है, I hope that through this video you have understood the meaning of law of returns, meaning and definition of law of increasing returns. Thank you.